जैसे ही मेरा हाथ क्रिस्टल से टकराया, वो काले रंग से चमक उठा और पूरा अवेकनिंग हॉल एकदम शांत हो गया। फिर मेरे सिर के ऊपर एक नंबर दिखाई दिया, -99% लक। पूरे 3 सेकंड्स तक किसी को समझ ही नहीं आया कि वे क्या देख रहे थे। फिर ठहाके गूंजने लगे। ये हंसी उस संगमरमर के हाल में किसी धमाके की तरह फैल गई। मैं एकेडमी के बैनर्स के नीचे खड़ा था, जबकि सैकड़ों छात्र मेरी तरफ अपने फोन तान चुके थे। कुछ लोग तो हंसते हंसते रोने लगे थे। कुछ तो एग्जामिनर द्वारा मेरे रिजल्ट्स पढ़ने से पहले ही वीडियो क्लिप्स अपलोड कर रहे थे। मेरी क्लास फॉर्चून सीकर रैंक F लिखी हुई थी। मेरी प्राइमरी ट्रेट मिसफॉर्चून मैग्नेट थी। मेरे पैसिव इफेक्ट ने अच्छे परिणामों की संभावना को 99% तक कम कर दिया था। एक ऐसी दुनिया में जहां अवेकन्ड लोग डायमेंशनल गेट्स में दाखिल होते थे, मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे, मना क्रिस्टल्स बेचते थे और रातों रात किस्मत बदल लेते थे, वहां लक की अहमियत ताकत जितनी ही थी। रेड ड्रॉप्स लक पर निर्भर करते थे, क्रिटिकल हिट्स लक पर निर्भर करते थे, हिडन ट्रेजर रूम्स भी लक पर ही निर्भर करते थे। यहां तक कि किसी डंजन के ढहने से बचना भी किस्मत के भरोसे हो सकता था। और मेरी किस्मत को आधिकारिक तौर पर बेकार से भी बदतर घोषित कर दिया गया था। ये एक श्राप था। जेसिका मोरे अपने हाथ बांधे भीड़ को चीरते हुए आगे आई। वो पिछले लगभग 3 सालों से मेरी गर्लफ्रेंड थी। कम से कम उस सुबह तक तो थी ही। उसने उस काले क्रिस्टल को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा ऐसे उतर गया जैसे उसने किसी घिनौनी चीज पर पैर रख दिया हो। क्या तुम वाकई मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं एक रैंक F की बर्बादी के साथ रहूंगी? हमारे आसपास के छात्र बस उतनी ही देर शांत रहे ताकि वे एक एक शब्द सुन सके। मैं उसे घूरता रहा। जेसिका, नहीं। उसने अपनी कलाई से वो चांदी का ब्रेसलेट निकाला जो मैंने उसे दिया था और उसे मेरे पैरों में फेंक दिया। मेरे माता पिता तो पहले से ही शर्मिंदा थे कि मैं किसी गरीब को डेट कर रही हूं। अब तो तुम पर सचमुच श्राप लगा हुआ है। क्या तुम समझते भी हो कि -99% लक का क्या मतलब होता है? तुम्हारे बगल में खड़े होने से मेरी जान भी जा सकती है। कोई हंस पड़ा। तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई। इसकी बात में दम है। एथन क्रॉस रैंक अवेकन का लाल बिल्ला पहने हुए आगे बढ़ा। उसे ठीक 10 मिनट पहले कॉम्बैट सेंट क्लास मिली थी। एकेडमी ने तो जैसे उसके लिए कोई जुलूस ही निकाल दिया था। जेसिका इतनी सहजता से उसके बगल में चली गई कि मुझे एहसास हुआ कि ये बातचीत मेरे परिणाम आने से बहुत पहले ही तय कर ली गई थी। एथन ने उसकी कमर पर एक हाथ रखा। मैं इसके जैसी लड़की का ध्यान रख सकता हूं, उसने कहा। तुम तो खुद का भी ध्यान नहीं रख सकते। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे पिता का एक संदेश था, घर मत आना। एक और वाइब्रेशन हुआ। मेरा बैंक अकाउंट परिवार के पेमेंट प्लान से हटा दिया गया था। एक और संदेश आया। मेरे बड़े भाई ने फैमिली ग्रुप चैट में लिखा था, हम तुम्हारी बदकिस्मती को अपनी कंपनी के आसपास भी नहीं सह सकते। मेरी मां ने एक आखिरी संदेश जोड़ा, कृपया बात को समझो। मैंने जमीन पर पड़े उस ब्रेसलेट को देखा, फिर जेसिका को और फिर एथन को। मेरे अंदर कुछ टूट जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मेरे अवेकनिंग रिजल्ट के नीचे पाठ की एक दूसरी पंक्ति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई और इसे नहीं देख सकता था। कर्ज पहचान ली गई है। यूनिवर्सल रिवर्सल अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है। होस्ट पर लागू होने वाले सभी नेगेटिव इफेक्ट्स बिल्कुल विपरीत परिणाम देंगे। मैंने आंखें झपकाई। शब्द वही बने रहे। नेगेटिव 99% लक पहचानी गई। इफेक्ट को रिवर्स किया जा रहा है। इफेक्टिव लक मापने योग्य सीमा से परे बढ़ गई है। मेरी खोपड़ी के अंदर एक हल्की सी घंटी बजी। बधाई हो, आपकी कर्ज ही आपकी एब्सोल्यूट फॉर्चून बन चुकी है। मैंने हॉल में चारों तरफ देखा। हर कोई अभी भी हंस रहा था। मैं मुस्कुरा दिया। इससे वे और भी जोर जोर से हंसने लगे। मैं बिना एक शब्द कहे बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद मेरी किस्मत ने मुझे मारने की कोशिश की। तभी मुझे समझ आया कि मेरी पावर का असली मतलब क्या था। मैं एकेडमी के पीछे एक गली से गुजर रहा था। तभी मेरे ऊपर एक डायमेंशनल क्रैक खुल गया। उससे एक गॉब्लिन नीचे गिरा।
कोई आम गॉब्लिन नहीं, लोहे के पंजों और सींग वाले खोपड़ी के मुखौटे वाला एक एलीट क्रिम्सन गॉब्लिन। वो मेरे और सड़क के बीच में आकर गिरा। मेरी आइडेंटिफिकेशन स्किल टिमटिमाई। क्रिम्सन एक्सिक्यूशनर, रेकमेंडेड मिनिमम कॉम्बैट रैंक। चूंकि मेरी कॉम्बैट एबिलिटी न के बराबर थी, इसलिए मैं पीछे हटने लगा। मेरा जूता एक ढीली बोतल पर पड़ा। मैं फिसल गया और गॉब्लिन ने अपना वार किया। उसके पंजे मेरे चेहरे से 1 इंच से भी कम दूरी से गुजरे। मेरा कंधा दीवार से टकराया। हमारे ऊपर एक ईंट ढीली हो गई। वो ईंट नीचे गिरी। उसे मुझ पर गिरना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो एक पुराने बिजली के डिब्बे से जा टकराई। वो डिब्बा धमाके के साथ फट गया। एक चालू केबल पानी के रिसाव वाले पाइप पर जा गिरी। गॉब्लिन ने उस गड्ढे में पैर रख दिया। बिजली का करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वो चीख उठा। तभी बाहर एक डिलीवरी ट्रक का टायर फटने से उसका संतुलन बिगड़ गया। ट्रक एक लोहे के गेट को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। वो गेट उड़ता हुआ गली में आ गिरा। ये सीधा गॉब्लिन के सीने पर जाकर लगा। वो मॉन्स्टर एक कचरे के डिब्बे से जा टकराया। कचरे का डिब्बा पीछे लुढ़का और उसे दीवार से सटाकर कुचल दिया। सन्नाटा छा गया। मैं उस लाश को घूरता रहा। एक सुनहरी रोशनी चमकी। एलीट मॉन्स्टर मारा गया। एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। लेवल बढ़ गया। फिर एक और मैसेज दिखाई दिया। एब्सोल्यूट फॉर्चून ट्रिगर हुई। रेड ड्रॉप प्रोबेबिलिटी अधिकतम सीमा को पार कर गई। गॉब्लिन में से लूट का धमाका हुआ। कितात्मक रूप से नहीं, सचमुच। कॉइन्स, मना स्टोन्स, इक्विपमेंट और चमकती हुई चीजों ने आधी गली को ढक लिया। मेरा गला सूख गया। एक काला खंजर मेरे जूते के पास आ गिरा। मेरी आइडेंटिफिकेशन स्किल एक्टिवेट हो गई। अबिस फैंग, ट्रिपल एस ग्रोथ वेपन, ओनर बाउंड, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू अनअवेलेबल। मैंने उसे उठा लिया। लाश के नीचे से एक और सुनहरी चीज लुढ़क कर बाहर आई। ये लाल नसों से ढके एक अंडे जैसा लग रहा था। एंशंट इनफर्नल ड्रेक एग। मेरी सांसें थम गई। पूरे देश में सार्वजनिक रूप से दर्ज किए गए केवल 3 ड्रैगन टाइप फैमिलियर्स थे। सबसे सस्ता भी $80 मिलियन से अधिक में बिका था। मैंने अपनी नई पैसिव एबिलिटी को फिर से देखा, एब्सोल्यूट फॉर्चून। जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे समझ आया, सिस्टम ने मुझे भयानक किस्मत नहीं दी थी। इसने मुझे इतना भयानक नेगेटिव इफेक्ट दिया था कि मेरी रिवर्सल कर्ज ने उसे एक ऐसी चीज में बदल दिया जिसकी गणना स्वयं सिस्टम भी नहीं कर सकता था। मैं उस गंदी गली में अकेला ही हंस पड़ा। उस दोपहर मैंने शहर के सबसे निचले रैंक के डंजियन स्टोन रैट केव में प्रवेश किया। इसे बेहद घटिया माना जाता था। नए अवेकनर्स इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए करते थे। सबसे मूल्यवान मॉन्स्टर ड्रॉप आमतौर पर लगभग $20 में बिकता था। मैंने एक सस्ता काला मास्क पहना और 0 नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया। रिसेप्शनिस्ट ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। पहला डंजन? हाँ, मरने की कोशिश मत करना। मैंने अंदर कदम रखा। पहले स्टोन रैट ने मुझ पर हमला किया। मैंने एबिसल फैंग उठाया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो हथियार खुद ब खुद चल पड़ा। एक ही वार में वो चूहा 2 टुकड़ों में बंट गया। एक्सपीरियंस का बहाव मुझ में समा गया। तभी गुफा कांपने लगी। दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। मैं उसे घूरता रह गया। हिडन ट्रेजर रूम प्रोबेबिलिटी 10 मिलियन में 1 से भी कम। एब्सोल्यूट फॉर्चून ट्रिगर हुई। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक सुनहरी तिजोरी थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वहां ऐसी 12 तिजोरियां थी। पहली वाली में लाखों डॉलर के मना क्रिस्टल्स थे। दूसरी में एक प्राचीन मार्शल टेक्निक थी। तीसरी में एक रिसरेक्शन टोकन था। चौथी में एक स्पेशल रिंग थी। 5वीं में वेल्थ कन्वर्शन नाम की एक स्किल बुक थी। हर बार जब मैं कोई नई तिजोरी खोलता तो इनाम और भी बेतुके होते चले जाते। आखिरी तिजोरी में एक छोटा चांदी का कार्ड था, डंजन ऑनरशिप डीड। मैंने विवरण को 3 बार पढ़ा। छुपे हुए डंजन कोर को हराकर मैं पूरे स्टोन रैट केव को निजी संपत्ति के रूप में अपने नाम कर सकता था। यह मुमकिन नहीं होना चाहिए था। मुझे 10 मिनट बाद छुपा हुआ कोर मिल गया।
उसने एक मामूली कंकड़ का रूप धारण कर रखा था। गलती से मेरा पैर उस पर पड़ गया। कोर्ट चकनाचूर हो गया। डंजियन पर विजय प्राप्त हुई। मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया। नई पैसिव इनकम अनलॉक हो चुकी है। मैं अंदर जाने के 1 घंटे से भी कम समय में डंजियन से बाहर आ गया। रिसेप्शनिस्ट ने घड़ी की तरफ देखा। क्या हार मान ली? कुछ ऐसा ही समझो। मैंने सिर्फ सबसे कम कीमत वाले मना क्रिस्टल्स बेचे। मेरे खाते में $46,000 आ गए। उस शाम मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। अगली सुबह स्टोन रैट केव ने संसाधनों का एक और बैच पैदा किया। फिर एक और। वो डंजियन खुद मेरे लिए संपत्ति बना रहा था। मैंने एक एन्क्रिप्टेड मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करके एक ब्रोकर को काम पर रखा और जीरो के नाम से दुर्लभ सामग्रियां बेची। 1 हफ्ते के भीतर मेरे पास $3 मिलियन थे। 2 हफ्तों के भीतर मेरे पास 11 मिलियन थे। फिर एब्सोल्यूट फॉर्चून और भी ज्यादा बेतुकी हो गई। मरना सन्ना एक हंटर ने मुझे $50 में एक टूटी हुई स्टोरेज रिंग बेची। उसके अंदर एक भूली बिसरी तिजोरी की चाबी थी। वो तिजोरी गिल्ड के एक मृत संस्थापक की थी। उसमें रखी चीजों की कीमत $60 मिलियन से भी ज्यादा थी। मैंने एक डूबती हुई पोषण कंपनी के शेयर खरीदे क्योंकि सिस्टम ने उससे बचने की सलाह दी थी। मेरी कर्ज ने इस भविष्यवाणी को उलट दिया। उस कंपनी ने अगले ही दिन एक नया हीलिंग फॉर्मूला खोज निकाला। ये और बढ़ना बंद हो गया। मैंने नीलामी में एक सुनसान गोदाम खरीदा। मजदूरों को उसके नीचे एक सीलबंद मना वेन मिली। मैंने सड़क किनारे सामान बेचने वाले से एक बेकार मॉन्स्टर एग खरीदा। उससे एक सेलेस्टियल फॉक्स निकला जो छिपे हुए खजानों का पता लगाने में सक्षम था। पैसा अब असली महसूस होना ही बंद हो गया था। हर बर्बादी मुनाफे में बदल जाती थी। हर चेतावनी एक अवसर बन जाती थी। हर जाल एक नया दरवाजा खोल देता था। मैंने अपनी सार्वजनिक पहचान को कमजोर बनाए रखा। एकेडमी में मैं जानबूझकर कॉम्बैट इवैल्यूएशंस में फेल हो जाता था। मैं पुराने कपड़े पहनता था। मैं बस से सफर करता था। जब सहपाठियों ने पूछा कि क्या मेरे परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया है, तो मैंने हां कह दिया। जेसिका बहुत खुश लग रही थी। एक दोपहर वो एथन के साथ गलियारे में मेरे पास से गुजरी। मैंने सुना है तुम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो। हां, मैं वही रह रहा हूं। वो मुस्कुराई। वो इलाका बहुत घटिया है। मुझे वो पसंद है। एथन हंस पड़ा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हारी किस्मत को देखते हुए वो इमारत ढह भी सकती है। मैंने उसकी तरफ देखा। जिस अपार्टमेंट की इमारत में मैं रह रहा था उसे 3 दिन पहले ही मैंने खरीद लिया था। पूरे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक की मालिक प्रॉपर्टी कंपनी को कल ही खरीदा गया था, वो भी मेरे ही द्वारा। मैं मुस्कुराया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वे हंसते हुए आगे बढ़ गए। मैंने अपना अकाउंट चेक किया। मेरी कुल संपत्ति $100 मिलियन पार कर चुकी थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब शहर ने अपने पहले बड़े डंजियन ब्रेक का सामना किया। ये एकेडमी चैंपियनशिप के दौरान हुआ। सेंट्रल स्टेडियम के अंदर हजारों लोग मौजूद थे। एथन एक दूसरे रैंक एस छात्र से लड़ रहा था। तभी अरीना के ऊपर का आसमान बैंगनी रंग का हो गया। एक गेट फट गया। उससे कोई बहुत विशालकाय चीज नीचे गिरी। उस जीव ने आधे मंच को चकनाचूर कर दिया। स्टील मुड़ गया। कंक्रीट के परखच्चे उड़ गए। लोग चीखने चिल्लाने लगे। स्टेडियम के चारों तरफ लगी आइडेंटिफिकेशन स्क्रीन्स लाल रंग से टिमटिमाने लगी। एबिसल किंग, कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर, एस्टिमेटेड थ्रेट रैंक, SSS। गिल्ड की टीमें आगे बढ़ी। उस मॉन्स्टर ने उन्हें मक्खी की तरह दरकिनार कर दिया। एक रैंक एस हंटर 3 दीवारों को तोड़ता हुआ जा गिरा। दूसरे का हथियार छूट गया। एथन ने अपनी कॉम्बैट सेंट पावर को एक्टिवेट किया और आगे बढ़ा। एबिसल किंग ने उसे एक ही हाथ से पकड़ लिया। मुझे पूरे स्टेडियम के उस पार से हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। जेसिका स्टेज के पास गिरी हुई सीट्स के नीचे फंसी हुई थी। वो चिल्लाकर एथन का नाम पुकार रही थी। वो कोई जवाब नहीं दे सका। मॉन्स्टर ने उसे पूरे अरीना में दूर फेंक दिया। मैं इवैक्यूएट हो रही भीड़ से बचकर चुपचाप निकल गया। मैं एक मेंटेनेंस कॉरिडोर में दाखिल हुआ। मैंने अपनी स्पेशल रिंग खोली। ब्लैक कोट, ब्लैक मास्क, एबिसल फैंग,
ड्रैगन का अंडा 3 दिन पहले ही फूटा था। वो जीव अभी इतना छोटा था कि मेरे कंधे पर बैठ सकता था, लेकिन उसकी लपटें एन्चांटेड स्टील को भी पिघला सकती थी। मैं जीरो बनकर वापस स्टेडियम में आ गया। न्यूज ड्रोन्स तुरंत मेरी तरफ घूम गए। कोई चिल्लाया, वो कौन है? मैं एबिसल किंग उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। उसकी ऑरा से बची हुई खिड़कियां भी चटक गई। मैंने अपना डैगर उठाया। मेरा सिस्टम चमक उठा। एनिमी एबिलिटी डिटेक्ट हुई है। कर्ज अ सर्टन डेथ डॉट। अगले हमला लगने पर किसी की भी मौत पक्की है। यूनिवर्सल रिवर्सल अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है। सर्टन डेथ रिवर्स हो चुकी है। अगला लगने वाला हमला एब्सोल्यूट लाइफ एनहांसमेंट प्रदान करेगा। मैं बस हंसने ही वाला था। एबिसल किंग ने वार किया। मैंने वो वार खुद पर होने दिया। मेरे पैरों के नीचे स्टेडियम का फर्श ढह गया। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। जेसिका चीख उठी। लोगों को लगा कि मैं मारा गया। तभी मैं खड़ा हुआ। मेरा शरीर पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। मैंने छलांग लगाई। एक कदम और एक वार। एबिसल फैंग उस मॉन्स्टर के सीने के पार निकल गया। एबिसल किंग वही का वही जम गया। उसके पूरे शरीर पर काली रोशनी की एक लकीर बन गई और फिर वो जीव 2 टुकड़ों में बंट गया। उस शॉकवेव ने अरीना के फर्श पर एक गहरा गड्ढा बना दिया। कुछ सेकंड्स तक कोई भी नहीं हिला। फिर पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। कैमरास मेरी तरफ जूम होने लगे। गिल्ड मास्टर्स चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछने लगे। गवर्नमेंट हंटर्स आगे की तरफ भागे। मैंने एबिसल किंग का कोर उठा लिया। एब्सोल्यूट फॉर्चून ट्रिगर हुई है। यूनिक ड्रॉप हासिल हुआ। वर्ल्ड ट्रेजरी सीड। मेरी आंखें सिकुड़ गई। उस आइटम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इससे पहले कि कोई मुझे रोक पाता, मैं वहां से गायब हो गया। आधी रात तक हर न्यूज चैनल पर वही फुटेज दिखाई जा रही थी। रहस्यमयी नकाबपोश हंटर जीरो ने एक ही वार में एक कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर को मार गिराया था। गिल्ड्स जानकारी पाने के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार थी। गवर्नमेंट ने पूरे देश में तलाश का ऐलान कर दिया। एथन ने अस्पताल के बिस्तर से एक इंटरव्यू दिया। उसने दावा किया कि पहले उस मॉन्स्टर को उसने कमजोर किया था। जेसिका उसके बगल में खड़ी थी। तभी एक रिपोर्टर ने उससे जीरो के बारे में पूछा। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, उसने कहा। लेकिन जब उसने उस स्टेडियम में कदम रखा तो मुझे कुछ महसूस हुआ। शायद ये अजीब लगे, लेकिन उससे मिलना शायद किस्मत का लिखा था। मैं अपने अपार्टमेंट से वो इंटरव्यू देख रहा था। सेलेस्टियल फॉक्स मेरे काउच पर सो रही थी। मेरा ड्रैगन चांदी के कटोरे से प्रीमियम स्टेक खा रहा था। मैंने हाथ में मौजूद वर्ल्ड ट्रेजरी सीड को देखा। एक्टिवेट होने पर यह एक प्राइवेट फाइनेंशियल डोमेन बनाता था, जहां दौलत अपने आप और दौलत पैदा करती थी। मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। मेरे $300 मिलियन गायब हो गए। एक सेकंड के लिए मेरे अकाउंट में लगभग कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी सिस्टम का चाइम गूंजा। इन्वेस्टमेंट रिस्क डिटेक्ट हुआ है। कैटास्ट्रोफिक लॉस की संभावना 99%। यूनिवर्सल रिवर्सल अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है। कैटास्ट्रोफिक लॉस रिवर्स हो चुका है। वर्ल्ड ट्रेजरी एम्प्लीफिकेशन मैक्सिमम पैरामीटर से आगे बढ़ चुकी है। नंबर तेजी से बढ़ने लगे। 300 मिलियन बनकर 400 मिलियन हो गए। 400 मिलियन से 600 मिलियन हुए। 600 मिलियन से 900 मिलियन हुए और फिर काउंटर ने $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुककर बैठ गया। 1 बिलियन। 2 हफ्ते पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा ब्रेसलेट जमीन पर फेंक दिया था, क्योंकि मैं एक कर्स्ड रैंक F मामूली सा इंसान था। अब मैं एक बिलियनर बन चुका था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। मैं वही रुक सकता था, लेकिन मैं नहीं रुका। एथन का परिवार क्रॉस इंडस्ट्रीज को संभालता था, जो देश की सबसे बड़ी डंजियन इक्विपमेंट कॉरपोरेशंस में से एक थी। उनके पास दर्जनों छोटे गिल्ड सप्लायर्स का कर्ज भी था। उन कंपनियों में से एक ने हाल ही में एक नया मना आर्मोर प्रोटोटाइप तैयार किया था। क्रॉस इंडस्ट्रीज की योजना उन्हें कंगाल करके उनका पैटेंट चुराने की थी। मुझे ये बात इसलिए पता थी क्योंकि ट्रेजरी सिस्टम मुझे किसी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर छिपी हुई आर्थिक कमजोरी दिखा देता था। इसलिए मैंने चुपचाप उस सप्लायर को खरीद लिया। फिर मैंने उसका कर्ज खरीदा
और उसके बाद उसके कॉम्पिटिटर्स को भी खरीद लिया। फिर मैंने उस इन्वेस्टमेंट बैंक को ही खरीद लिया जो क्रॉस इंडस्ट्रीज को फंड कर रहा था। हर खरीदी शेल कंपनीज के जरिए की गई थी। एथन सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता रहा और मैं चुपचाप उसके परिवार के साम्राज्य के टुकड़े खरीदता रहा। एक फ्राइडे को स्कूल में जेसिका मेरे पास आई। उसने मेरी तरफ कॉफी बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए। मैंने उसकी तरफ देखा। किस लिए? उसने एक ठंडी सांस ली। जो हुआ, क्या हम उसे समझदारी से नहीं सुलझा सकते? हम समझदार ही हैं। मुझे बस लगता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सख्त थी। मैंने उसके पीछे देखा। एथन मैदान के उस पार से देख रहा था। शायद ये एक रिकॉर्डिंग की कोशिश थी ताकि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊं। मेरे सिस्टम ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। सोशल ट्रैप डिटेक्ट हुआ है। रिवर्सल शुरू हो चुका है। हिडन रिकॉर्डिंग अपने आप होस्ट डिवाइस पर अपलोड हो चुकी है। मैं बस मुस्कुराने ही वाला था। जेसिका ने मेरे हाथ को छुआ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये तो अच्छी बात है। तुम चाहो तो अभी भी एथन से माफी मांग सकते हो। शायद वो तुम्हें कोई नौकरी दिलाने में मदद कर दे। मैं इस बारे में सोचूंगा। वो संतुष्टि से मुस्कुराई। उसे लगा कि मैं अभी भी वही बेवकूफ हूं। उसी शाम मेरे वकीलों ने आखिरी खरीदी पूरी कर ली। अब मेरे पास क्रॉस इंडस्ट्रीज को इमरजेंसी रीस्ट्रक्चरिंग में धकेलने के लिए काफी कर्ज और वोटिंग राइट्स आ चुके थे। लेकिन मैंने इंतजार किया। क्रॉस परिवार अगले हफ्ते अपना सालाना चैरिटी गाला आयोजित कर रहा था। 400 इन्वेस्टर्स, प्रमुख गिल्ड लीडर्स, सरकारी अधिकारी और न्यूज क्रूज के सामने एथन को स्टेज पर एक नए $1 बिलियन एक्सपांशन प्रोजेक्ट की घोषणा करने के लिए चुना गया था। एकदम सही। गाला वाली रात मैं अपनी हमेशा वाली पुरानी जैकेट पहनकर पहुंचा। सिक्योरिटी ने मुझे गेट पर ही रोक लिया। जेसिका ने मुझे देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो हंस पड़ी। तुम सच में आ गए। मुझे न्योता मिला था। किससे? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, एथन चलकर वहां आया। उसने एक खास टक्सीडो पहन रखा था और उसके ऊपर सोने का कॉम्बैट सेंट पिन लगा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये इवेंट खास और बड़े लोगों के लिए है, मैं जानता हूं। वो थोड़ा और करीब आया। खुद पर एक एहसान करो। अपनी बेइज्जती कराने से पहले ही यहां से चले जाओ। कैमरस पहले ही हमारी तरफ घूमने लगे थे। जेसिका ने इतनी तेज फुसफुसाहट में कहा कि आसपास के सभी लोगों को सुनाई दे जाए। शायद ये मुफ्त का खाना खाने आया है। लोग हंसने लगे। मैंने अपना फोन निकाला। एथन मुस्कुराया। टैक्सी बुला रहे हो क्या? नहीं। मैंने एक बटन दबाया। पूरे बॉलरूम में दर्जनों अधिकारियों ने एक ही समय पर अपने फोन्स चेक किए। उनके चेहरों के रंग उड़ गए। स्टेज के पीछे वाली विशाल स्क्रीन काली पड़ गई और फिर उस पर नए शब्द दिखाई देने लगे। इमरजेंसी शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, कंट्रोल ट्रांसफर अप्रूव हो चुका है। क्रॉस इंडस्ट्रीज डेट फैसिलिटी सस्पेंड कर दी गई है। एक्सपांशन फाइनेंसिंग कैंसिल कर दी गई है। एक्विजिशन अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है। एथन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसके पिता भागते हुए स्टेज की तरफ आए। ये सब क्या है? बॉलरूम के दरवाजे खुले। मेरी लीगल टीम अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे उस इन्वेस्टमेंट बैंक का चेयरमैन आ रहा था जिसने 20 सालों तक क्रॉस इंडस्ट्रीज को फंड किया था। वो सीधा मेरी तरफ आया और फिर उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। मिस्टर कार्टर, सब काम पूरा हो चुका है। पूरा कमरा सन्न रह गया। जेसिका मुझे घूरती रही। एथन हम दोनों को देखने लगा। इसने तुम्हें क्या कहकर बुलाया? मैंने अपनी पुरानी जैकेट उतारी। उसके अंदर मैंने एक शानदार टेलर्ड ब्लैक सूट पहन रखा था। मैं स्टेज पर चढ़ा। स्क्रीन फिर से बदली। मेजॉरिटी कंट्रोलिंग एंटिटी, कार्टर होल्डिंग्स। अल्टीमेट ओनर, डैनियल कार्टर। मेरा नाम। किसी के हाथ से शैंपेन का ग्लास छूट कर गिरा और संगमरमर के फर्श पर चकनाचूर हो गया। एथन के पिता का चेहरा पीला पड़ गया। तुम इसके इतने बड़े मालिक नहीं बन सकते। हमारी कंपनी की कीमत सैकड़ों मिलियंस है। अब नहीं रही। मेरे वकीलों ने कागजात बांट दिए। बैंक ने सारे कर्ज तुरंत चुकाने को कहा था। मेरी कंपनियों के पास उनका कर्ज था। उनके एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो चुके थे। उनके सप्लायर्स ने मेरे साथ डील साइन कर ली थी।
उनका पैटर्न चुराने का पूरा खेल स्क्रीन पर सबके सामने आ चुका था, जिसमें उनके अंदरूनी ईमेल्स, पेमेंट रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड की गई बातचीत शामिल थी। साइड के दरवाजों से पुलिस अंदर आई। एथन के पिता लड़खड़ाकर पीछे हटे। उसकी मां सदमे में अपनी कुर्सी पर गिर सी पड़ी। एथन ने मेरी आस्तीन पकड़ी। डैनियल, सुनो, हम आपस में बात करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा। उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। जेसिका भीड़ को चीरती हुई आगे आई। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। तुम 0 थे। कमरे में तुरंत हलचल मच गई। चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। न्यूज कैमरास मेरी तरफ घूम गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जरूरत भी नहीं थी। स्टेज के पीछे की परछाई से मेरा ड्रैगन बाहर निकला और मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। जेसिका के घुटने कांपने लगे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुम शुरुआत से ही 0 थे। एथन मुझे ऐसे घूर रहा था मानो उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। जेसिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपना हाथ झटक दिया। वो रोने लगी। इस बार उसके आंसू सच्चे थे। मुझे नहीं पता था। डैनियल, मुझे कैसे पता चलता? तुम्हें जितना जानना चाहिए था उतना पता था। मैं डर गई थी। तुम्हारे अवेकनिंग का रिजल्ट आया था कि तुम कर्स्ड हो। वो बिल्कुल सही था। उसने पलकें झपकाई। मैं उसके थोड़ा करीब झुका। बस वो शराब कभी मेरा था ही नहीं। उसका चेहरा उतर गया। सिक्योरिटी उसकी तरफ बढ़ी। वो सबके सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। वही औरत जिसने मेरा ब्रेसलेट मेरे पैरों में फेंका था, आज 400 मेहमानों के सामने मेरी पैंट पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। फिर मुझे अवेकनिंग हॉल में गूंजती वो हंसी याद आई। मेरे पिता का वो संदेश, मेरी मां की वो खामोशी, जेसिका की कमर पर एथन का हाथ, और वो काला क्रिस्टल जो -99% लग दिखा रहा था। मैं मुस्कुराया। मेरा सिस्टम फिर से चाइम कर उठा। पब्लिक ह्यूमिलिएशन डिटेक्ट हुई है। रेपुटेशन डैमेज की संभावना 99%। यूनिवर्सल रिवर्सल अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है। रेपुटेशन डैमेज रिवर्स हो चुका है। ग्लोबल प्रेस्टीज बढ़ चुका है। बॉलरूम की हर स्क्रीन चमक उठी। 0 की पहचान कंफर्म हो चुकी है। बिलियनेयर हंटर डैनियल कार्टर को मान्यता मिली। नया टाइटल हासिल हुआ, फॉर्चून टायरेंट। मैं जेसिका को लांघ कर बाहर निकलने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे क्रॉस इंडस्ट्रीज ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। पुलिस एथन के पिता को ले जा रही थी। मीठा परोसे जाने से पहले ही सारे इन्वेस्टर्स उस परिवार को छोड़कर जा चुके थे। जेसिका मेरा नाम पुकारती रही, लेकिन मैंने मुड़कर कभी नहीं देखा। बाहर काले रंग की गाड़ियों की एक लंबी कतार मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे असिस्टेंट ने दरवाजा खोला। सर, आपकी मौजूदा वेरीफाइड संपत्तियां $2 बिलियन को पार कर चुकी है। मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। मेरे सिस्टम ने फिर से चाइम किया। नया नेगेटिव इवेंट डिटेक्ट हुआ है। कल का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बनने की संभावना 99%। मैं मुस्कुराया। परफेक्ट।